शाम का वक्त था। अर्नव पुलिस स्टेशन में था। वो इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। उसके सामने की डेस्क पर बहुत से फाइल्स बिखरे थे। गोपाल उसके पास खड़ा उसकी मदद कर रहा था। वो बार बार अर्नव को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि शायद अब अर्नव घर के लिए निकल जाए और आज उसकी भी छुट्टी हो जाए। गोपाल उबासी लेते हुए अर्नव से कहता है, सर और कितना काम करेंगे? कुछ कल के लिए भी छोड़ दीजिए। कई घंटों से आप इन्हीं सब में लगे हुए हैं। अर्नव उन पेपर्स को मैनेज करते हुए कहता है, नहीं गोपाल, मुझे आज ही सारे विक्टिम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की स्टडी करनी है। हमें इन मर्डर्स के पैटर्न और मीडियम को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्नव आगे कहता है, बड़ी अजीब बात है, पुराने रोड पर जितने भी मर्डर्स हुए हैं सभी की डेड बॉडी के गले पर गहरी चोट है। उनकी बॉडी का सारा खून उनके शरीर से बाहर निकल गया है। डॉक्टर का कहना है कि विक्टिम के गले पर जो निशान है वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी जानवर ने उन पर अटैक किया हो, और यही उनकी मौत की वजह भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन्हें मारा कैसे गया होगा। अर्नव की बात पूरी होते ही उसे एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, बड़ी आसानी से मारा। पहले उनकी गर्दन को पकड़ा, फिर अपने नाखून उनके गले में घुसा दिए और फिर उनके शरीर का सारा खून बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही अर्नव हैरान होकर अपने आसपास देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। अर्नव गोपाल से कहता है, गोपाल, क्या तुमने वो आवाज सुनी? गोपाल अपना मुंह बनाकर कहता है, कैसी आवाज सर? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अर्नव सोच में पड़ जाता है कि ये आवाजें सिर्फ उसे ही क्यों सुनाई दे रही हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर गोपाल कहता है, सर मुझे लगता है कि आपको ना आराम की जरूरत है। आप कई घंटों से लगातार काम कर रहे हैं ना, शायद इसीलिए आपको वहम हो रहा है और ये आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। अर्नव को भी गोपाल की बात सही लगती है। गोपाल आगे कहता है, सर अब आपको ना आराम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान ना दे पाने की वजह से आपसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। अर्नव अच्छे से समझ रहा था कि गोपाल को केस की बिल्कुल नहीं पड़ी है। वो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहता है और इसीलिए ये सब कह रहा है। लेकिन गोपाल की बात में पॉइंट था, इसलिए अर्नव अपना काम वहीं रोककर उठ जाता है और ऑफिस से बाहर जाने लगता है। अर्नव को बाहर जाते देख गोपाल एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, चलो अब फाइनली आराम करने को मिलेगा, वरना जब से अर्नव सर आए हैं लाइफ से आराम शब्द जैसे गायब ही हो गया है। ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचकर अर्नव के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर गोपाल से कहता है, गोपाल तुम भी जाओ, आराम कर लो। ये सुनकर गोपाल के चेहरे पर चमक आ जाती है। अर्नव आगे कहता है, आज रात भी हमें पुराने रोड पर ही रहना है। आज पूरी रात हम उस विशिंग वेल के पास रहेंगे। देखते हैं कैसे किसी का मर्डर होता है। ये कहकर अर्नव ऑफिस से बाहर चला जाता है और गोपाल सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है। गोपाल लगभग रोते हुए कहता है, ये अर्नव सर ना मेरी जान लेकर ही मानेंगे। ऑफिस से निकलने के बाद अर्नव अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा रहा था। शाम के 5:30 बजे थे और अंधेरा होने लगा था। अर्नव सामने सड़क को देखते हुए ड्राइव कर ही रहा था, तभी उसका फोन बजता है। अर्नव अपने कान में लगे ब्लूटूथ से कॉल आंसर करता है। फोन से आवाज आती है, हेलो एसपी सर, मैं डॉक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। मुझे आपसे उन डेड बॉडीज के बारे में कुछ बात करनी है। अर्नव कहता है, यस डॉक्टर, कहिए। डॉक्टर कहता है, जितनी भी डेड बॉडीज हमें उस विशिंग वेल के पास मिली है उनमें से किसी भी बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है सिवाय एक बॉडी के। ये सुनकर अर्नव चौंक जाता है और क्यूरियस होकर कहता है, और वो बॉडी किसकी है? डॉक्टर कहता है, परसों जिस बूढ़ी औरत का मर्डर हुआ था उनकी बॉडी से हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अर्नव अगला सवाल करता है, और वो फिंगरप्रिंट्स किसकी हैं? डॉक्टर जवाब देता है, मिस सना जोशी के। सना का नाम सुनते ही अर्नव हक्का बक्का रह जाता है
वो फौरन अपनी कार का ब्रेक लगाकर उसे रोक लेता है। अर्नव खुद को संभालते हुए कहता है, डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? सना जोशी तो उस मर्डर के एक दिन पहले से ही मिसिंग है। डॉक्टर जवाब देते हैं, सर मैं वही बता रहा हूँ जो रिपोर्ट्स में है। अर्नव कॉल कट कर देता है। ये सब सुनकर वो थोड़ा शॉक में चला गया था। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो फिर से कार स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अर्नव इरिटेट होकर कहता है, अब इससे क्या हुआ? अभी तक तो अच्छे से चल रही थी। अर्नव फिर से कोशिश करता है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अर्नव के कानों में फिर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। ये आवाज सुनकर अर्नव हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर कार के मिरर पर पड़ती है। मिरर में उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की कार के पीछे चलती हुई दिखाई देती है। अर्नव फौरन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कार से बाहर निकल जाता है और जल्दी से कार के पीछे जाकर देखता है, लेकिन अब उसे कोई भी नहीं दिखता। वो आवाज फिर से अर्नव के कानों पर पड़ती है, अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अर्नव दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सच है या मेरा इमेजिनेशन? अर्नव, मेरे पास आओ। इस बार वो आवाज सुनकर अर्नव का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने हाथ सर से हटा लेता है। अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो बिना अपनी पलकें झपकाए सामने देख रहा था। अर्नव अब सामने देखते हुए चलना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही ना हो। वो नहीं जानता था कि बेहोशी की इस हालत में वो विशिंग बेल की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो चलते हुए विशिंग बेल के पास आकर रुक जाता है। विशिंग बेल के आसपास कोई भी नहीं था और अब वहां पूरी तरह से अंधेरा फैल गया था। अर्नव एक नजर विशिंग बेल को देखता है और फिर उसकी रेलिंग पर चढ़ जाता है। अब उसकी आंखें कुएं की गहराई को एकटक देख रही थी। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तभी अर्नव अपना दायां पैर उठाकर विशिंग बेल की तरफ बढ़ा देता है। अब उसका एक पैर कुएं की रेलिंग पर था और दूसरा पैर हवा में। अर्नव आगे बढ़ने के लिए अपना दूसरा पैर उठाने ही वाला था, तभी पीछे से एक हाथ अर्नव के हाथ को पकड़ लेता है। अर्नव का एक पैर कुएं की रेलिंग पर था और दूसरा पैर कुएं की तरफ हवा में लटका हुआ था। साथ ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। किसी के छूने पर अर्नव होश में आ जाता है और हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगता है। शाम होने की वजह से अब वहां काफी अंधेरा हो गया था। अर्नव को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त वो कहां और किस कंडीशन में खड़ा है। अपने आसपास देखने पर अर्नव खुद को जंगल के बीच पाता है। जब उसकी नजर नीचे जाती है तो वो खुद को कुएं की रेलिंग पर खड़ा देखकर घबरा जाता है। घबराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अर्नव कुएं के अंदर गिरने ही वाला था, तभी वो हाथ अर्नव को दूसरी तरफ खींच लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्नव जैसे ही जमीन पर गिरता है उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, सर आप ठीक तो है ना? वो आवाज सुनकर अर्नव अपना सर ऊपर उठाता है। अर्नव के सामने दो लोग खड़े थे जो मोबाइल की फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर ही फोकस कर रहे थे। फ्लैशलाइट की रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से अर्नव उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। अर्नव इरिटेट होकर कहता है, ये टॉर्च हटाओ सामने से। ये सुनकर सामने खड़ा इंसान टॉर्च का फोकस अर्नव के चेहरे से हटा देता है। अब अर्नव को उसकी शक्ल दिखाई देती है।
वो 19-20 साल का एक लड़का था जो सवालिया नजरों से अर्नब को ही देख रहा था। अर्नब उससे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। एएसपी सर, आप ठीक तो है ना? ये आवाज सुनकर अर्नब दूसरी तरफ देखता है। वहाँ निशा खड़ी थी जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। अर्नब निशा को वहाँ देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निशा अर्नब को जवाब देने की बजाय उससे ही सवाल करती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे थे? निशा की बात सुनकर अर्नब भी सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ कर क्या रहा था। वो तो अपनी कार के पीछे किसी लड़के को ढूंढ रहा था। उसके बाद उसने खुद को कुएं की रेलिंग पर खड़ा पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। अर्नब इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी निशा उस पर शक करते हुए कहती है, एएसपी सर, क्या आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे? निशा की बात सुनकर अर्नब चिढ़ते हुए कहता है, क्या? निशा अर्नब को समझाते हुए कहती है, सर आपको मरने की जरूरत नहीं है। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन सुसाइड करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं होता है ना। वैसे भी मैंने सुना है कि हम कई जन्मों के बाद इंसान बनते हैं और आप फिर भी मरना चाहते हैं। अगर आप अगले जन्म में कुत्ते या भेड़िए बन गए तो आपके मरने का तो कोई फायदा भी नहीं होगा। अर्नब पहले ही अभी हुए इंसिडेंट की वजह से परेशान था। ऊपर से निशा की उटपटांग बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। अर्नब निशा से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो फिर से अर्नब को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, सर मैं समझ सकती हूँ, आप इस केस की वजह से बहुत प्रेशर में होंगे, लेकिन सुसाइड करना नहीं, ये सही नहीं है। निशा से बार बार सुसाइड वर्ड सुनकर अर्नब का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो गुस्से से निशा को घूर कर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अर्नब की डांट सुनकर निशा अपना मुंह बनाकर उसे देखने लगती है। विवेक निशा को चुप रहने का इशारा करता है और वो खामोश हो जाती है। कुछ देर शांत रहने के बाद अर्नब को थोड़ा बेटर फील होता है। वो सामने देखता है, निशा और विवेक उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अर्नब उनसे बड़ी सख्ती से कहता है, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी निशा कहती है, सर हम दोनों तो अपने हॉस्टल जा रहे थे, तभी हमारी नजर विशिंग वेल की तरफ गई। हमने देखा कि यहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। हम किसी को ऐसे मरने कैसे दे सकते थे, तो बचाने आ गए, लेकिन सुसाइड करने वाले तो आप निकले। विवेक बार बार इशारे करते हुए निशा को चुप रहने के लिए कह रहा था, लेकिन निशा उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर से अपने लिए सुसाइड शब्द सुनकर अर्नब झल्लाकर कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं यहाँ सुसाइड नहीं कर रहा था। अर्नब का ये टोन सुनकर निशा को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अर्नब को घूरने लगती है। क्या निशा अर्नब के गुस्से का शिकार हो जाएगी? क्या हुआ था अर्नब के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। निशा भी ऊंची आवाज में कहती है, अगर सुसाइड नहीं कर रहे थे तो यहाँ रेलिंग पर खड़े होकर क्या कुएं की गहराई नाप रहे थे, या फिर ये देख रहे थे कि रेलिंग से दोनों पैर उठाने पर आप नीचे गिरते हो या हवा में लटके रहते हो? एक तो हमने आपकी जान बचाई और आप। निशा इतना ही कह पाई थी, तभी विवेक उसकी बाह पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके कान में धीरे से कहता है, अरे ये कोई कॉलेज का लड़का नहीं है जो तुम इनसे ऐसे बात कर रही हो। ये आईपीएस ऑफिसर है, अगर गुस्सा हो गए ना तो बैठी रहना लॉकअप के अंदर। विवेक की बात सुनकर निशा को याद आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है। अर्नब गुस्से से निशा को ही घूर रहा था। अगले ही पल निशा का गुस्सा फेक स्माइल में बदल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, सर मेरा मतलब। निशा इतना ही कह पाई थी कि अर्नब उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। अर्नब के जाने के बाद निशा सस्पिशियस चेहरा बनाकर कहती है, विवेक तुम्हें क्या लगता है एएसपी सर सुसाइड क्यों करना चाहते हैं? ये सुनकर विवेक अपना सर पीट लेता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर पहुंचता है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। युवराज अपने बड़े से कमरे में आकर जोर से दरवाजा बंद कर देता है।
वो परेशान होकर खुद से कहता है, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं कि उस मेंशन में जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो पहले भी वो साया कितनी बार उस पर अटैक कर चुका है। और ये कहते ही युवराज खामोश हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में कोई बात क्लिक हुई हो। वो शांत होकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। अब वो शुरू से अब तक हुए सारे इंसिडेंट्स को एक एक करके याद कर रहा था। सुहानी का शिमला आना, साई का उस पर हमला करना और हर बार सुहानी का बच जाना। कुछ देर बाद युवराज अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर आंखें खोलकर कहता है, उस साई ने कई बार सुहानी पर अटैक किया है, लेकिन कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जो भी उस साई की नजर में आया जिंदा नहीं बचा। तो फिर सुहानी हर बार उससे कैसे बच जाती है? उस रात निशा इसीलिए बच गई क्योंकि उसके गले में रुद्राक्ष था, लेकिन सुहानी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युवराज अपने बेड से उठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करता है। सामने से एक लड़के की आवाज आती है, मिस्टर दीवान कहिए। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, सुहानी शर्मा, सेंट जोसेफ कॉलेज। फोन से उस लड़के की आवाज आती है, ओके सर, काम हो जाएगा। युवराज कहता है, लिसन, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटी से छोटी बात भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। फोन रखने के बाद युवराज मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मिरर पर खुद को देखते हुए वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। कुछ बटन्स खोलने के बाद युवराज अपने शर्ट का कॉलर साइड करता है और अपनी गर्दन को देखने लगता है। युवराज की गर्दन पर एक गहरी चोट थी। ये वही चोट थी जो सुहानी को बचाते हुए उसे लगी थी। युवराज उस चोट पर अपना हाथ रखता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद अपना हाथ उस चोट से हटा देता है। अब वो चोट युवराज की गर्दन से गायब हो गई थी। उसके निशान भी अब उसकी गर्दन पर नहीं थे। इधर युवराज की कार से बाहर निकलने के बाद सुहानी पैदल ही अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। सुहानी शहर की सेफ जगह पर कार से उतरी थी, इसीलिए युवराज भी उसे छोड़कर वहां से चला गया था। सुहानी उदास होकर सड़क पर चल रही थी। सुहानी को युवराज का उससे इतनी बातें छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही सब सोचते हुए वो सड़क पर चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर उसे निशा और विवेक दिखते हैं। सुहानी उन दोनों को वहां देखकर चौंक जाती है और उनकी तरफ बढ़ती है। इधर सुहानी को वहां देखकर निशा और विवेक का भी यही रिएक्शन था। वो दोनों भी सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी उनके पास जाकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उनका जवाब सुने बिना ही सुहानी विवेक से कहती है, और तुम अपने अंकल के घर से कब आए? विवेक कहता है, अरे मैं बस अभी आया। वैसे निशा और मैं कैफे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सुहानी कहती है, ठीक है, मुझे भी तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में बैठे थे। निशा मेन्यू कार्ड देख रही थी और विवेक उसकी ऑर्डर करने में हेल्प कर रहा था। सुहानी अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। निशा सुहानी के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर कहती है, क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही है? इससे पहले कि सुहानी कुछ कह पाती, निशा आगे कहती है, अरे हाँ, तू मिस्टर रमन मेहरा के घर गई थी ना, क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? सुहानी उदास होकर कहती है, नहीं यार, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि अगर हम अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो हमें इस महीने की एकादशी को उस विशिंग वेल के पीछे वाले बंगले, मेरा मतलब है कि सिंघानिया मेंशन में जाना होगा। ये सुनते ही विवेक हैरानी से कहता है, पद्मिनी सिंघानिया के बंगले में? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का है। मैंने सुना है कि विशिंग वेल की तरह वो भी हॉन्टेड है, रात को वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। निशा विवेक की बात काटते हुए कहती है,
लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। विवेक परेशान होकर कहता है, यार तुम दोनों की कोशिशें इतनी डेंजरस क्यों होती हैं? पिछली बार विशिंग वेल और अब सिंघानिया मेंशन। अरे यार, तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में एक दिन वो साया हमें मार ही देगा। निशा विवेक से कहती है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कभी ना कभी तो उस साये का शिकार बन ही जाएंगे। उससे बेहतर है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। विवेक बेमन से कहता है, ठीक है, हम वहां चलेंगे। सुहानी अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। विवेक और निशा इस बात को नोटिस कर लेते हैं और निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? जब से हम यहाँ आए हैं तो खोई खोई सी लग रही है। सुहानी कहती है, मुझे लगता है विवेक का पद्मिनी के लिए शक सही था। ये सुनकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती है और निशा कंफ्यूज हो जाती है। निशा क्यूरियस होकर कहती है, सुहानी ये तो क्या कह रही है? विवेक का कौन सा शक सही था? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि पद्मिनी का उस साये से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये सुनकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो बौखलाहट के साथ कहती है, सुहानी तुझे पता है ना कि तू क्या कह रही है? सुहानी जवाब देती है, हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। सुहानी निशा और विवेक को आज सुबह ऑफिस में पद्मिनी के बर्ताव के बारे में बताने लगती है। पूरी बात सुनकर वो दोनों भी शॉक्ड रह जाते हैं। निशा हैरानी के साथ कहती है, यार मैंने तो सुना था कि पद्मिनी का यशवंत दीवान के साथ अफेयर है, लेकिन पद्मिनी युवराज सर के लिए इतनी पॉजेसिव क्यों हो रही है? विवेक भी निशा से सहमत होकर कहता है, यार मुझे भी यही लगता था कि पद्मिनी युवराज सर की होने वाली स्टेप मॉम है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। कुछ देर शांत रहने के बाद सुहानी कहती है, क्या तुम लोग जानते हो कि ये पद्मिनी सिंघानिया कहाँ से आई है या उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी? विवेक जवाब देता है, नहीं यार, हमें एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस मैंने सुना था कि वो लंदन से आई है। यहाँ आते ही उसने शिमला की कुछ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ के अमीर लोगों में शामिल हो गई। उसका बैकग्राउंड क्या है ये कोई नहीं जानता। सुहानी कहती है, तो ठीक है, सबसे पहले हम पद्मिनी सिंघानिया के बारे में पता करेंगे। वो कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ। मुझे लगता है इसी से हम उस साये के बारे में कुछ और जान पाएंगे। निशा और विवेक भी सुहानी की बात से सहमत होते हैं। ये बातें चल ही रही थी, तभी उन्हें अपने पीछे कुछ लोगों के एक साथ गाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर वो तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं। कैफे में कुछ लोग अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे थे। निशा मुस्कुराकर उस तरफ ही देखने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड होकर कहती है, ओह शिट सुहानी, हमें तो तेरा बर्थडे पता ही नहीं है। तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सुहानी हल्की स्माइल के साथ कहती है, मुझे मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा 28 जून को हर साल मेरा बर्थडे मनाते हैं। निशा और विवेक सुहानी की बात समझ नहीं पाते। विवेक सुहानी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपना बर्थडे नहीं पता? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बताया नहीं क्या? सुहानी मुस्कुराते हुए विवेक को जवाब देती है, मेरे मम्मी पापा को भी मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक हैरान रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। निशा के हाथ में एक सैंडविच था जिसे वो खाने ही वाली थी, लेकिन सुहानी का सच सुनकर वो रुक जाती है और उस सैंडविच को अपने मुंह के पास लाकर किसी स्टैच्यू की तरह बैठी थी। विवेक भी सुहानी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे सुहानी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। सुहानी उसी स्माइल के साथ उन दोनों को देख रही थी। वो समझ जाती है कि अचानक उसके बारे में ये बात जानकर उसके दोस्त शॉक में हैं। वो अपने दाएं हाथ को उन दोनों के चेहरे के बीच में लाकर एक चुटकी बजा देती है
उस चुटकी की आवाज सुनकर निशा और विवेक होश में आते हैं। सुहानी उन दोनों से कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों ने कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे सदमे में क्यों हो? निशा अपना सर झटकते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी, तूने अभी अभी क्या कहा? तू अडॉप्टेड है? सुहानी अपना सर हिलाकर कहती है, हाँ। सुहानी की बात सुनकर विवेक अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को चिमटी काटता है। ऐसा करने से उसके हाथ में दर्द होता है। विवेक अपने उस हाथ को सहलाते हुए कहता है, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। सुहानी ना में अपना सर हिलाती है। विवेक आगे कहता है, सुहानी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अडॉप्टेड हो? सुहानी कहती है, कभी ये बात निकली ही नहीं तो याद नहीं आया। और सच कहूँ तो मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं अडॉप्टेड हूँ। आज बात निकली तो मैंने बता दिया। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, क्यों? ये जानकर तुम दोनों मुझसे दोस्ती तोड़ने वाले हो क्या? ये कहकर सुहानी हंसने लगती है। निशा थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, तू पागल है क्या? हमारी दोस्ती का तेरे अडॉप्ट होने से क्या लेना देना है? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। विवेक क्यूरियस होकर सुहानी से कहता है, तो क्या तुझे पता है कि तुम्हारे असली मॉम डैड कौन थे? सुहानी उदास होकर कहती है, नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं लगभग 7 साल की थी जब मुझे अडॉप्ट किया गया। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, तो 7 साल पहले की कोई भी मेमोरी तुम्हें याद नहीं है? मुझे तो अपने बचपन की सारी मेमोरी याद है। अपनी बात पूरी करते ही विवेक उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को नॉर्मल कर लेता है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं विवेक, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी फर्स्ट मेमोरी ये है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी और मेरे सामने पापा और मम्मी खड़े थे। इससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं। निशा सुहानी को टोकते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी अपने 7 साल के पहले की कुछ मेमोरीज याद है। सुहानी कुछ सोचते हुए निशा और विवेक को देखती है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। निशा और विवेक सुहानी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या है सुहानी के पास्ट का राज? क्या युवराज सुहानी के सच तक पहुंच पाएगा? कौन है सुहानी के असली माँ बाप? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।